तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। थैंक्स संगीता कलकरी बिकम ए मेंबरशिप लेने के लिए बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया और बिग शाउट आउट टू यू। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करें। दिल से सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की एंड में आप लोग देखा था, जब वहाँ पर चाओ होंग आकर कह देता है कि ये हजारों फूलों वाली गली का ऑनर ये ली जाफरानी है, लेकिन सभी लोगों को विश्वास नहीं होता है। सोच रहा होता है कि ये सब कुछ बकवास कह रहा है और लोगों को भूल बनाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर लेडी वैंग चली आती है और लेडी वैंग आगे भी वो भी कहती है कि यही ऑनर है। उसके बाद जाके सभी लोगों का ये विश्वास होता है और उसके बाद हांग होंग का बहन सोचने लगती कि ऐसे पॉसिबल हो सकती है कि वो हजारों फूलों वाली गली का ऑनर भी है और शू फैमिली का सेवरिया भी है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ओयांग जियोफान से कहती है कि जियोफान, बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम आज फ्री हो? मैं ऊपर वाले घर में थोड़ा सा काम कर रहा था, तभी यहाँ पर थोड़ा सा नॉइस यानी कि शोर सुना, तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई। तो सरप्राइजली तुम यहाँ पर मिल गए, तो मेरे लिए इंतजार करो, हम लोग बाद में डिनर कर लेंगे। तो उसके बाद जियोफान कह देगी सो वो इनको छोड़कर इस बकवास में जो सारे लोग चपलूसी कर रहे थे उसका, वो अभी सारे के सारे लोग इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से बाहर है। वो लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। स्पेशली चेन जियनफू, तुम कभी भी ये मत सोच रहा कि तुम इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा भी पैसा बना सकते हो। तो उसके बाद जियोफान उन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जू हुइन कहता है कि मास्टर ली, थैंक यू वेरी मच। हमारे जू फैमिली भी इतना पावरफुल नहीं है। मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आया था, लेकिन मेन सप्लाई के रूप में मुझे चूज मत करना। इन फ्यूचर आपको अगर कुछ भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो होइंग आपको जितना हो सके उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और इधर चेन पियन जियनफू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी ग्लास को फेंक देता है और कहता है कि ली जियोफान, तू नहीं चाहता है कि मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूं, यानी कि तू मेरे साथ कोऑपरेट करे, और तू ये भी नहीं चाहता कि मैं इस प्रोजेक्ट से पैसा कमाऊं। मैं भी देखूंगा कि कौन दूसरे मटेरियल सप्लाई करने की हिम्मत करता है। ये हजारों फूलों वाली गली एक डेथ लैंड है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये मत सोचना कि लेडी यंग तेरे पीछे है तो इसलिए तू जो मन में आए वो कर सकता है। मैं तुझे ये बता दूं, मुझे हरा नहीं सकता है, मैं तुझे 1 मिनट पर मार डाल सकता हूँ। तभी जियोफान गुस्सा होकर उसके हाथ में जो चॉपस्टिक होता है वो उसकी तरफ फेंक देता है और एक गाली का प्रयोग करता है कि मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ। वो चॉपस्टिक सीधा जाकर चेनफू को लगता है और उसे लागते ही चेनफू एकदम सीधा वाल पर जाके टक्कर खा के नीचे गिर जाता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतना पावरफुल। तो उसके बाद जियोफान वहाँ पर जाके उसके सर पकड़ कर कहता है कि चेन जियानफू, मुझे अभी भी याद है हम लोग जब हाई स्कूल में थे तब तुम झाओ झांग का 2 हड्डियों पसलियों को तोड़ दिए थे और इसी वजह से वो 2 महीने तक बिस्तर पर लेटे हुए थे। आज मैं तेरा पैर काट दूंगा और ये सुनिश्चित करे कि तू बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। और उसके बाद जियोफान उसकी पैर की हड्डियों को तोड़ देता है और चेनफू बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि वो से बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन चेनफू फिर भी नहीं रुकता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही महान हो तो यहाँ पर रुक जा, मैं मुझे सपोर्ट के लिए कुछ लोगों को बुलाता हूँ। ये सुनने के बाद जियोफान वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे कॉल किया है। तो तभी इधर से चांग होंग जियोफान के पुकारने लगता है और जियोफान के करीब आकर कहते हैं कि ये चेनफू के पीछे जो आदमी है वो इतना सिंपल नहीं है, वो बहुत ही बड़ा फेमस माफिया है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी जियोफान जवाब देते हैं कि सांग होंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इवन हेवन की गॉड भी उन लोगों को बचा नहीं पाएगा। ऐसा बात सुनते सांग होंग थोड़ा सा डर जाता है और वो उसको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा कि जियोफान ये क्या कह रहे हैं। और फिर मनी मन सोचने लगते हैं कि जियोफान बहुत ही ज्यादा बदल गया है। मुझे इस बात का डर है कि ये पहला जियोफान है या नहीं। पहले वाला जियोफान बहुत ही ज्यादा वीक और शर्मिला था। मुझे तो इस बात से भी डर लग रहा है कि वो इन कुछ सालों में क्या किया है। तो तभी बाबर ब्रदर जी चले आता और ब्रदर जी आते कहते कि ग्यूंग मास्टर चेन, किसने आपको धमकाने की हिम्मत की है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके मुंह के अंदर कितना सारा दांत है। जमीन पर उसकी दांत इकट्ठा करने में उसे मैं मजबूर कर दूंगा। इधर ब्रदर जी को देखकर जिनफू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जियोफान से कहने लगते हैं कि अबे तुम मरने वाले हो। ब्रदर जी के अंडर बहुत सारा लोग काम करते हैं, बिना किसी जगह के तुझे दफना दूंगा। और अंदर आते ही ब्रदर जी जियोफान को देखते डर जाता है और सोच लगते हैं अरे बाप रे, ये तो जियोफान है। और फिर मनी मन सोच लगते हैं कि जियोफान इस जगह पर क्यों है। वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को कहते कि मेरे रास्ते से हाथ जाओ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो तभी ब्रदर जी जिन लोगों को लाया है वो लोग कहने लगते हैं कि ब्रदर जी, हम लोग तो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तो ये सुनते ब्रदर जी गुस्सा होकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहने लगते हैं कि जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम कल मेरे साथ नहीं आए थे और तुम इस मिस्टर ली के बारे में नहीं जानते हो। ये बहुत ही बड़ा एक कैरेक्टर है, इवन ब्रदर पा भी उससे डरता है। तो वहाँ से वो लोग भाग चलने लगते हैं। तो तभी चिनफू जाकर कहते कि हे ब्रदर जी आप आ गए हैं। ए ब्रदर जी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं पीछे हूँ। और इधर ब्रदर जी मरे मन सोच लगते कि अरे बाप रे, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, कभी ना चाहता है कि मुझे मौत की सजा मिले। तो फिर से चिनफू कहते कि हे आप यहाँ पर आया से क्यों जा रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको बुलाया किसी को
मारने के लिए। तो तभी इधर जियोफन बैठे बैठे कहते कि हे जी, वो तुमको बुला रहा है, तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। और फिर जोर से चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर मेरे लिए आ जाओ। और ये सुनते ब्रदर जी डर जाता है और जियोफन के सामने चले आता कर कहता है कि हे मिस्टर ली, आप यहाँ पर है क्या, कोइंसिडेंस है। मनीवन सोच लिखते कि ये कमीना चेन जियनफू मुझे यहाँ पर इनके साथ डील करने के लिए बुलाया है। और फिर जिनफू कहते कि ब्रदर जी, इस कमीने ने मेरा पैर को तोड़ने की हिम्मत की है, अभी बस तुम्हें उसे पीट पीट कर मार डालना होगा। इसके वजह से मैं तुम लोगों को 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन दूंगा। और जो लोग चीन फू के सपोर्ट में था वो लोग भी इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तू तो बहुत ज्यादा बड़ा महान फाइटर है, तो मैं भी अभी देखूंगा ब्रदर जी के अधीनस्थ बहुत सारे लोग हैं, मैं भी देखूंगा तू इन लोगों के साथ कैसे डील करता है। तभी वहाँ पर और एक कैरेक्टर का एंट्री हो जाता है जिसका नाम है बिग बॉस खान। ये वेंडिंग एरिया की 3 हेड फैमिली का मेंबर है और यहाँ तक कि बिग सिस्टर यन भी कॉमर्शियल एरिया पर है। तो इन लोगों को देखकर जिन जियनफू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगते हैं कि नाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर मुझे हेल्प करने के लिए आ गया। फिर जियोफन की तरफ इशारा कर कहते हैं कि जियोफन तू अभी मरने वाला है। और तभी वहाँ पर बिग ब्रदर पा भी आ जाता है और सभी लोग बिग ब्रदर पा को देखकर छुपने लगता है। इधर जिनफू इसे देखकर भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप, मेरा इतना छोटा मैटर को लेके यहाँ पर बिग कैरेक्टर यानी कि बिग ब्रदर पा भी आ गया है। और फिर जियोफन की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि जियोफन, अभी बिग ब्रदर पा भी यहाँ पर आ गया है, अभी तो तू क्या करेगा। तो तभी चेनफू का सपन में जो लोग आदमी है तो वो आदमी कहते हैं कि यहाँ पर बिग ब्रदर पा भी आ गया है यूं मास्टर चेन को मदद करने के लिए। तो यहाँ पर यूं पाई कुछ भी नहीं है। और एक आदमी सोचने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े कैरेक्टर आ गया है। और इधर चेन ब्रदर जी के सामने जाकर कहते हैं कि ब्रदर जी जल्दी कीजिए और उसे मार डालिए, इसके बदले में मैं आपको 2 मिलियन दूंगा। और ये सुनते ब्रदर जी उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। कहने लगता है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मास्टर ली को भी इंसल्ट कर रहा है, और जोर जोर से लात मारने लगता है। और फिर जियोफन के सामने जाकर कहते हैं कि मास्टर ली आई एम सॉरी, ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर मनी मन सोचने लगता है कि अगर मास्टर ली हैप्पी फील नहीं किया तो वो मुझे 1 सेकंड में ही मार डालेगा। ये सुनकर जियोफन कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी पीछे से ब्रदर पा आके एक चकड़ी उठाकर ब्रदर जी के सिर पे एक जोर का मारता है और कहते हैं कि लास्ट बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और तुम कह रहे हो कि इस बार भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो तभी ब्रदर जी कहते हैं कि ये इस ब्रदर पर आप सही हैं। और फिर चेन जियनफू से कहते हैं कि मास्टर ली को मान करना यानी कि मुझे भी इंसल्ट करना। चेन जियनफू ऐसा लगता है कि तू और जीना नहीं चाहता है, राइट। तो तभी ब्रदर कांग का आदमी लोग भी ये कहने लगता है कि लोग सिर्फ कचरे का एक गुच्छा, ये लोग इतना एरोगेंट है कि मिस्टर ली को अपमान करने की हिम्मत की। इस मोटे आदमी को सबक सिखाने की जरूरत है। जब मिस्टर ली गुस्सा हो जाता है तो ये पूरा एंटायर जुजू डर जाता है। जिनफू इन सभी लोगों का बात सुनकर ये सोचने लगती है कि व्हाट द हेल, ये ली जियोफन का बैकग्राउंड क्या है, सारे के सारे माफिया उसके साइड ले रहा है। और वो लेकी भी सेम ही सोचने लगती है कि ये क्या है। और फिर से जियोफन कहता है कि मिस्टर चेन जियनफू, मैं आज तुझे इतने सारे लोगों के सामने बर्बाद कर दूंगा। और उसे एक जोर का लात मारता है। तो उसके बाद जियनफू कहता है कि ली जियोफन, ये करने का हिम्मत भी मत करना क्योंकि मेरा बिग ब्रदर। और तभी जियोफन उसे एक जोर का लात मारता है और वो उस बिल्डिंग के अंदर ही धंस जाता है और उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और फिर भी वो कहने लगते हैं कि मेरा बिग ब्रदर जरूर से जरूर मेरे लिए तुम्हारे साथ बदला लेगा, तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसे एम्बुलेंस को लेकर हॉस्पिटल ले लिया जाता है। तो तभी उसका गर्लफ्रेंड जियोफन के सामने आकर कहती है कि जियोफन, मैं पहले सही नहीं थी, मैंने सुना है कि तुमने अपने प्रीवियस गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या हम लोग शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तो जियोफन उसकी बात का कोई भी परवाह नहीं करता और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ। तो वो चले जाने के बाद वो लड़की मनी मन सोच ले कि ली जियोफन, तुम्हें लगता है कि तुम महान हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो, पूरी चूजों में मेरे जैसे खूबसूरत लड़के कहीं पर भी नहीं मिली। जो बंदा इतना एरोगेंट है उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। तो तभी वहाँ पर वैंग पे भी चले आती है। तो तभी वो वैंग को देखते कहते कि हे वैंग, और तभी वैंग उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। और थप्पड़ मारने के बाद कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जियोफन से ऐसी वर्ड कह सकते हो। आदमी के पास पैसा है, तुम उसके साथ चिपक जाते हो। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की कोई भी घटिया काम कर सकती है, तुम एक कचरा हो। और ये देखकर ब्रदर जी हर काम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगती कि अरे बाप रे, ये लेडी यंग तो बहुत ही गुस्से वाली है, लेकिन उनकी स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग लेडी वंग के ऊपर बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है। उसके बाद जियोफन के पास जाकर कहती है कि जियोफन, इस बार तुमने चेन फैमिली के साथ पंगा ली है, तो इस बार चेन जियान ली के साथ मतलब उसके लिए केयरफुल है, क्योंकि चेन जियानफू का वो ब्रदर है। ये चेन जियानली बचपन से मार्शल जीनियस है, उन्होंने बचपन में बहुत सारे मार्शल जीनियस को हराया भी था। ऐसा कहा जाता है कि इन कुछ सालों में वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बाहर गया था। उसका मास्टर एक विदेशी टीचर है। तो तभी जियोफन कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इवन मैं जिंगी सीट के संप्रदाय के लोगों से नहीं डरता। तो ये चेन जियानली कौन है? सुनकर वांग भी कहती कि दैट साइड ही सही है जियोफन, और आपने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे साथ खाने के लिए। जियोफन कहती कि इस बार मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगा।
जाऊंगा। तो ये सुनकर वांग खुश नहीं होती है। वांग कहती कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी अभी मेरे साथ चलो। और ये देखकर बादाची और उनका लोग बहुत ज्यादा जलन फील करने लगता है, मतलब जेलियस फील करने लगता है और कहने लगता है कि अरे बाप रे, ये कितना गधा है, इतना मतलब चांस वो छोड़ दिया। मैं तो मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है। मैं इस लेडी वेंग के साथ डिनर खाना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और सेन जियान फू को हॉस्पिटल पर दिखाई जाता है। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि ली जियाफन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसकी ब्रदर को कहता है कि ब्रदर, मेरे लिए आपको बदला लेना ही होगा, आपको ली जियाफन को मारना ही होगा। तो ये सुनकर उसका ब्रदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका ब्रदर कहने लगता है कि ली जियाफन, तूने मेरा ब्रदर को मारने की हिम्मत की है। इस झगड़ा के लिए मैं तुझे 1 लाख बार पछताऊंगा, फील करवाऊंगा, मौत से भी ज्यादा बुरा तकलीफ दूंगा तुझे। जियाफन जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तभी उसे एक फोन आता है। तो ये फोन मूडो वांसी ने किया है। तो मूडो वांसु कहती है कि जियाफन, लास्ट टाइम शो खत्म होने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अपना काम पर बिजी हो गई थी, तो इसीलिए मैं अच्छे से तुम्हें अलविदा भी नहीं कर पाई। मैं नेक्स्ट कुछ ही दिनों में सुजू में जाने वाली हूँ और उसी समय मैं तुम्हें आज ही इन्वाइट कर देती हूँ डिनर के लिए। लास्ट टाइम तुमने मुझे सेव किया था, यानी कि बचाया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। जब भी उस सीन के बारे में याद आती है कि जब मैंने ली जियाफन का मजाक उड़ाया था, तब मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होती है। ली जियाफन पतला हो सकता है, लेकिन एक माउंटेन यानी कि पहाड़ की तरह बारिश और हवा से मुझे प्रोटेक्ट करती है। अगर वो मेरे पास रहेगी तो कोई भी खतरा मेरे पास भी नहीं आ पाएगी। तो तभी जियाफन कहती कि सॉरी, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ, और ये कहकर फोन को काट देता है। और जियाफन को ये बिहेवियर रिवांशु को एकदम पसंद नहीं आती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती कि ली जियाफन, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरे फोन को काट दे रहे हो। तभी वहाँ पर और एक लड़की का एंट्री हो जाती है। वो आते कहती कि हे वांसु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम जानते हो कि मैं लियोन डायरेक्टर से लीड फीमेल रोल हॉलीवुड मूवी के लिए नेगोशिएट किया, वो भी आधा साल मेहनत करने के बाद। तो इसलिए तुम्हें अभी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगी। अभी एक मूवी में चांस पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और तुम इसे रिफ्यूज कर रहे हो इस रोल के लिए। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम अदर्स लोगों को एक्सप्लेन ये कैसे करोगे? वो हॉलीवुड की फेमस लियोन डायरेक्टर है और उसने बहुत ज्यादा फेमस फिल्म रिलीज किया है और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। उनके साथ काम करने के लिए बहुत सारे एक्टर मर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे कैसे रिफ्यूज कर सकते हो ऐसे अपॉर्चुनिटी? तो तुम इस कंट्री में वापस आकर क्या करना चाहती हो? तो तभी वाइशु कहती कि क्योंकि मुझे थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। मुझे लगती है कि मैं उससे मोहित हो गई हूँ। और इसकी बात सुनती वो लेडी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जियोफन अपनी बिल्डिंग के तरफ देखकर सोचने लगता है कि शायद ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। तो तभी वापस जांग होंग दौड़ के जियोफन के पास आता है और आकर कहता है कि जियोफन, इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो तभी जियोफन उसे ऐसे देखकर कहते हैं कि जांग होंग, क्या हुआ है? तो तभी जांग होंग परेशान बहुत था। तो जांग होंग कहता है कि हजारों फूलों वाली गली की कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिक और वाटर की सप्लाई बंद हो गया है, यहाँ तक कि सैंड सप्लायर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। जियोफन, देखो हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा ही होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। और उसके अलावा कल रात कुछ ठग यहाँ पर आ गए थे इस कंस्ट्रक्शन साइट पर, आ गए वर्कर को बहुत बुरी तरह से इंश्योर किया और दोनों को तो मारते मारते मार ही डाला। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी कैमरा नहीं है और पुलिस इसकी वजह से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से सारे के सारे वर्कर भाग रहा है। हम लोग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। एक वो जियोफन, अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो हम लोगों को मास्टर सुओ को बुलाना होगा, मे बी वो ये सॉल्व कर सकता है। तो तभी जियोफन कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो तभी हम लोगों को पता चलता है कि जियोफन का और एक टेक्निक है जिसकी मदद से वो आना, मतलब कुछ अगर दुर्घटना होने वाला है तो उसे पता चल जाता है। तभी वो जांग होंग को वहां से हटा देता है और एक कार्ड को बड़ी आसानी से कैच कर लेता है। ऐसा लगता है कि वो पहले से इस कार्ड को देख रहा था कि उसके पास आ रहा था। तो तभी जियोफन उन लोगों को देख कर कहने लगती है, ओह अच्छा, तो तुम लोग चेन जियान फू के आदमी हो। तो तभी वो मास्क पहना वाला आदमी कहते हैं कि आज रात 8 बजे चेन फैमिली मेंशन पर यंग मास्टर चेन ने आपको रेड पार्टी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है। मिस्टर ली, क्या आपका हिम्मत है वहाँ पर आने की? तभी जियोफन गुस्सा होकर कहते हैं कि उसे बता देना कि मैं जरूर से जरूर आऊंगा। तो तभी छोटा डेमन कहते हैं कि मास्टर, वो बहुत ज्यादा घमंडी है, क्या मैं उसके सर को जमीन पर पटक दूं? तो तभी जियोफन कहते हैं कि नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे इनवाइट करने की हिम्मत की, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम लोग वहीं पर जाकर सभी लोगों को एक बारी में मार डालेंगे, सब खतरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर हम लोग वांगशु को देखती है। तो वांगशु किसी को फोन कर कहती है कि क्या ली जियोफन के बारे में तुम्हारे पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? तो तभी फोन के उस साइड से कोई कहता है कि आज रात 8 बजे ली जियोफन चेन फैमिली मेंशन पर एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रहा है और मैंने ये भी सुना है कि चेन जियान ली ने एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर को इस पार्टी में इनवाइट किया है। तो ये सुनने के बाद मू डोंग वांगशु मन मन सोचने लगती है कि ली जियोफन, तुम जस्ट इंतजार करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें चेन फैमिली मेंशन को दिखाया जाता है। तो उस घर की पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लोग आपस में ये बात करने लगता है कि जितने भी सारे लोग हैं सभी के बड़े बड़े कैरेक्टर के लोग हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि
चूजो के सबसे मोस्ट यंग मास्टर, पावरफुल यंग मास्टर ले यून कियान भी यहाँ पर आ रहा है। मुझे पता नहीं कि ये मतलब न्यूज रियल है या फेक। वहीं पर चेन फू की गर्लफ्रेंड भी हो रही है। तो चेन फू की गर्लफ्रेंड कहती कि ब्रदर फू, मैंने सुना है कि तुम्हारे एल्डर ब्रदर चेन जियान ली उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा है फॉरेनर मास्टर से और इस बार वो यहाँ पर आई है रेवेंज लेने के लिए। तो तभी चेन फू भी जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स मेरा एल्डर ब्रदर एक मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे रिकवर होने के लिए और इस स्टेज पर आने के लिए मुझे सिर्फ उसका बनाया हुआ एक मेडिसिन पिल पीना होगा। और इसके अलावा मेरा एल्डर ब्रदर ने शांगलोंग स्पेशल फोर्स की ले यून कियान को यहाँ पर इन्वाइट किया है। सो ली जियाफान यहाँ पर आने के बाद नहीं बच पाएगा। तो ये सुनते उसकी गर्लफ्रेंड फिर से कहती कि ब्रदर फू, क्या आप ले यून कियान के बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर ली, मैंने सुना है कि उन्होंने लॉन्ग तियांगन से मार्शल आर्ट सीखा है और जो चूजो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर चेन फू भी कहते कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है और एक मात्र मेरा एल्डर ब्रदर ही है जो उसे इन्वाइट कर सकता है। तुम पीछे बैठकर ये शो देखना कि वो ली जियाफान को कैसे परेशान करता है। तो इधर चेन फू के ब्रदर यंग मास्टर ले को कहता होता है कि यंग मास्टर ले, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ली जियाफान एक चीटिया है लेकिन आप पहले से यहाँ पर हैं। वो एक छोटा सा बच्चा जो मर्जी वो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। वो यंग मास्टर ले के हाथ से नहीं भाग सकता है, शायद जितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले। मास्टर ले उसका नाम सुनते ही कहते देखते ही ली जियाफान, ये नाम मैंने बहुत बार सुना है और मैंने ये भी सुना है कि सू रोंग ने उसे सांगलोंग स्पेशल फोर्स ने ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया है। लगता है उसमें तो कुछ ना कुछ एबिलिटी है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो ली शी जिंग और नी हू की तरह कचरा को घड़ा कर वो इस चूजो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगा। मुझे हंसा मत। और फिर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि उसके अलावा शू जियोलियन भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इस चूजो में सभी लोग जानते हैं कि शू जियोलियन मेरा है, लेकिन उसने मेरा वहाँ गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि वो और जीना नहीं चाहता है। तो उसके बाद चेन फू की ब्रदर कहता है कि ऐसा लगता है कि वो डर गया है इसलिए इस पार्टी पे वो नहीं आ रहा है। अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो मैं उसे इतनी आसानी से घर तो नहीं जाने दूंगा। तो तभी वहाँ पर एकदम जियाफान का डैशिंग एंट्री होता है। वो दरवाजा तोड़ कर अंदर चले आता है और वहाँ के बॉडीगार्ड कुछ ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये कौन है। चेन फू की गर्लफ्रेंड कहती है कि हे ली जियाफान, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो? वो लेडी वैंग कहाँ है? हाँ, उसने तुम्हें किक आउट कर दिया है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम एक वो यानी कि गरीब बास्टर्ड हो। लोग तुमसे बोर हो जाता है और तुम्हें बाहर निकल देता है। वो लोग तुम्हें पसंद भी नहीं करता है। तो तभी वहाँ पर मू डोंग वांगसू चले आते हैं और वो आते कहते कि जिसने कहा कि उसे लात मारा गया है। ली जियाफान, मैं तुमसे मिलना चाहते होते इसलिए मैं समुद्र के उधर से इधर फ्लाई करके आ गई। और इसे देखकर सभी लड़की लोग शॉक हो जाती है और सोचने लगती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो एक सुपरस्टार है। क्या वो यहाँ पर ली जियाफान के लिए आए हैं? और फिर जियाफान के सामने आकर कहते कि लास्ट टाइम वो सब कुछ मेरी गलती थी, तो मेरे ऊपर अभी गुस्सा तो नहीं हो ना? तो तभी जियाफान कहते कि देखो मैं यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आया हूँ, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तो जियाफान की ये बात सुनते वहाँ के लोग कुछ गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये लड़का अभी भी नाटक कर रहा है। सुपरस्टार मू डोंग वांगसू यहाँ पर उसके साथ मिलने के लिए फ्लाई करके आई है, लेकिन वो उसे देखने में रिफ्यूज कर दे रहा है। तो तभी और एक बंदा कहने लगते कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता और तुरंत ही बेहोश हो जाता। चेन फू भी बहुत ही ज्यादा चलने लगते हैं और मन मन सोच लगते हैं कि वांग पे मू डोंग वांगसू जो भी हो, ये सारे के सारे ग्रेट ब्यूटीफुल लेडीज है और ये सारे के सारे खूबसूरत लड़की उन लोग के सराउंडिंग है। मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ? यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके चारों तरफ इतना सारा लड़की क्यों नहीं है। तो उसके बाद वो जियाफान के सामने जाकर कहते कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आया हो, क्या तुम पागल हो? यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा रिच और फेमस लोग हैं, तुम यहाँ पर भी ये बात बोलने की साहस करते हो? अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं घर चले जाता और सब्जियां उगाने में बिजी हो जाता, यहाँ पर आके अपना चेहरा नहीं खोना चाहता। तभी जियाफान उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है और कहता है कि इतना हिम्मत कि तू मेरे सामने फिर से ऐसा बात कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी चेन फू का ब्रदर ऊपर से ये देख कर कहते कि हे ली जियाफान, ये बहुत ही बढ़िया है, तेरा हिम्मत है कि तू मेरी जगह पर आके मेरे भाई को मार रहा है, मैं तुझे आज इस जगह से जाने नहीं दूंगा। तो तभी इधर चेन फू फिर से कहते कि हे ली जियाफान, कोई भी मैटर नहीं करता कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है, तू मेरा ब्रदर का ओपोनेंट नहीं हो सकता है। तभी जियाफान चेन फू के ब्रदर से पूछता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन साइट का वाटर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी की सप्लाई का तुमने क्या कर दिया है और मेरा आदमी को पीट कर मार डाला क्या, ये सब कुछ तुमने किया है? तो ये सुनकर चेन फू का ब्रदर भी कहते कि हाँ ये सही है, मैंने ये सब कुछ किया है, अगर तू महान है तो मुझे मार के दिखा। और ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ली जियाफान, तूने मेरा ब्रदर को इंजूर करने का हिम्मत किया है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की भी हिम्मत किया है, तूने उसके साथ जो कुछ भी किया है मैं सब कुछ आज वापस ले लूंगा। तो ये सुनते जियाफान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरे इतने हिम्मत कि तू मेरे साथ ऐसा बात कर रहा है, नीचे आ जा जल्दी। तो तभी चेन फू का ब्रदर भी कहते कि तू अभी भी ऐसा बड़े बड़े बातें कर रहा है जब तू मरने वाला है।
तो तभी जियाफान का बिग हैंड उसके पास चले जाता है और जहाँ पे वहाँ पर मुट्ठी पर कब्ज लेता है, दबोच लेता है उसे, और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है कि ये छोड़ दे छोड़ दे। और जियाफान नीचे से ही उसकी बिग हैंड को कंट्रोल करके उसे नीचे खींचकर घसीट कर नीचे उतार देता है। तो फिर भी चेन ने कहते कि ये तुच्छ ट्रिक है। फिर वो अपना नाइफ निकल कर कला दिखाने लगता है और जियाफान को मारने की कोशिश करता है। तो तभी छोटा डेमन पीछे से आती है और कहती है कि मास्टर ये आपको मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस चेन ली को मारने लगती है और कहने लगती है ये बास्टर्ड, मैं तुझे सिर्फ अपना एक हाथ से मार सकती हूँ। और ऐसा देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि चेन जियाली एक मार्शल जीनियस है। वो जब छोटा था इवन उसका मास्टर भी एक फॉरेनर टीचर है और अभी वो एक छोटी लड़की से साथ फाइट नहीं कर पा रहे जो कि ली जियाफान के साइड पर है। और इधर छोटी डेमन उसे मारते मारते उसकी खरात खराब कर देते हैं। देखकर चेन फू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि इम्पॉसिबल, ये लड़की है कौन? इवन मेरा एल्डर ब्रदर भी उसके खिलाफ जीत नहीं पाया। तो जियाली फिर भी कहता है कि इन ली जियाफान इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यंग मास्टर ली यहाँ पर आ जाएगा तो तू डेफिनेटली मर जाएगा। तो तभी उसकी बॉडी में एक बॉडी कोर मैजिकल स्टोन होता है। तो ये देखकर वो छोटी डेमन सोचने लगती है कि मैं सोची नहीं थी कि मैं इस जगह पर इस मैजिकल स्टोन को देख पाऊंगी। तो इसीलिए वो मैं इतने जोर से मारने के बाद भी मरा नहीं है। अगर मैं इस बॉडी कोर मैजिकल स्टोन को ऑफ्टेन यानी कि ले सकूं तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एकदम अपडेट हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से चीज मुझे आश्चर्य है कि मास्टर ऐसा चीज चाहते हैं या नहीं। और फिर जियोफन की तरफ देखती है तो तभी जियोफन कहता है कि ये बॉडी कोर मैजिकल स्टोन है, ये बहुत ही रेयर आइटम है लेकिन ये मेरे लिए यूजलेस है। और इस स्टोन पर डेमन किया है, ये तो मेरे लिए यूजलेस है लेकिन ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, इसे मेरे गिफ्ट के तौर पर तुम ले सकते हो। तो ये सुनते वो डेमन खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू मास्टर। और फिर उस चेन फू को ब्रदर को कहने लगती कि हे इसे मुझे दे दे। और उसके पास से वो छीन लेती है यार। वो चिल्लाने लगता है कि यंग मास्टर ली प्लीज मुझे मदद करो। फिर से वो डेमन कहती है कि तुम मेरे मास्टर के सामने फिर भी ऐसा नाटक करे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी उसके शरीर के अंदर से डेमन उसके फोर्स को खींचने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ पर मास्टर ली चले आता है और वो यहाँ पर आधे उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। और ये देखकर सेन जियाली हंसने लगता है और कहने लगती है कि अभी यंग मास्टर ली मैदान पर उतर चुका है और अभी ली जियाफान तो ली जियाफान की तरफ अगर 100 लोग भी आ जाए तो कोई भी बात नहीं। तो उन दोनों का शक्ति बराबर होने से वजह से कोई भी नहीं हारता है। तो वो डेमन थोड़ा सा पिसक घसक जाती है तो वो सोचने लगती है कि इसका मार्शल आर्ट टेक्निक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और इधर मास्टर ली कहता है कि यहाँ पर मुझे भाई चेन ने इनवाइट किया और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ फिर आके उसके इंजोर करने का, मैं तुझे आज अच्छा सबक सिखाऊंगा। और फिर जियाफान से कहते कि ली जियाफान देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो, देखो तुम भाई चेन से माफी मांगने के लिए अपना हाथ काट दो और इस जुजू से बाहर निकल जाओ और यहाँ तक कि यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आना, उसके बाद मैं तुम्हारा जान बख्श सकता हूँ। तो तभी वहाँ पर ग्रैंडफा आ जाता है और ग्रैंडफा आते ही कहते हैं कि मिस्टर ली मैं रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम से मैं बाहर था और तभी मुझे सुना कि उस हजारों फूलों गली में कंस्ट्रक्शन साइड में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसे इमीडिएटली मैं यहाँ पर रिटर्न आ गया। तो तभी वहाँ के सभी लोग मिस्टर सू को देखकर वो करता है और फिर वो लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मास्टर सू जैसे बड़े आदमी को यहाँ पर आना पड़ा। और देखो यहाँ पर शो जियलियन भी आए हैं, मैंने सुना है ये यंग लेडी शू फैमिली के सबसे स्मार्ट और सुंदर है और सच में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और लेयून कियान यहाँ पर रिटर्न आया है तो इसीलिए शू जियलियन यहाँ पर उसे देखने के लिए आया है। तो तभी और एक बंदा कहते कि हाँ ये सही है, तू नहीं जानता है कि ये लेयून कियान बहुत छोटा जब था तभी शू जियलियन के प्रेम पर पड़ गई थी और इस टाइम वो सुजू में आया है उससे शादी करने के लिए। और इधर मास्टर ली मिस शो को देखकर मनी मन सोचने लगते कि मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा है, जियोलियन और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई है। तो तभी वो जियोलियन के पास जाकर कहते कि हे जियोलियन तुम यहाँ पर क्यों हो? और इधर जियोलियन जियोफान को कहते हैं कि टीचर आपके डिसेबल्स थोड़ा सा लेट कर आई है, आई होप कि आप मुझे माफ कर देंगे। तभी जियोफान भी जवाब देते हैं कि नो प्रॉब्लम। और ये देखकर बाकी सारे लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं क्या यंग लेडी शो यहाँ पर जियोफान से मिलने के लिए आया है, व्हाट द हेक? तो तभी ग्रैंडफा लेयून से कहता है कि ए लेयून तेरा इतना हिम्मत कि तू मिस्टर ली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है, मैं तुझे बचपन से ही जानता हूँ तो इसी खातिर मैं मिस्टर ले को तेरा जान बख्शने के लिए कहूंगा, जल्दी कर और उससे माफी मांग। तो ये सुनकर मास्टर ले कहता है कि हे ओल्ड शू क्या आपका दिमाग खराब हो गया? देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ तो इसीलिए मैं आपको मास्टर शू कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप मेरे सामने एक नॉर्मल बुढ़ा, आप मुझको इंसल्ट करने की हिम्मत करते हैं। इस जुजू में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर मैं पार नहीं रख सकता हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंडफा को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ग्रैंडफा कहते हैं कि यू ड्रैम बैड, यहाँ पर मैं तेरा लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मास्टर ली फेमस यंग ग्रैंड मास्टर है जुजू में। तो ये सुनकर मास्टर ली कहता है कि यंग ग्रैंड मास्टर और वो ये ग्रैंड मास्टर के निकनेम क्या इतनी आसानी से दे सकता है? इवन एक कुत्ता और बिल्ली भी ग्रैंड मास्टर बन सकता है? इस पूरे जुजू में किसी को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता और आप इस छोटे से बच्चे को एक ग्रैंड मास्टर कह रहे हैं, आप मुझे हंसाओ मत। और ये सुनकर इधर मिस शू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती कि लेयून कियान
तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मेरे मास्टर के साथ ऐसे बात कर रहे हो? इवन तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है मेरे टीचर के सामने ऐसे बात करने का। तो तभी मास्टर ली फिर से कहते कि शो जियोलियन, तुम सिर्फ इस व्यक्ति के लिए मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते हो। इस चूजू में सभी लोग जानते हैं कि तुम मेरी हो। ये सुनकर बिशु फिर से कहती कि डेत्सिना अब अभी बहुत हो गया है ले यूगियन, अभी तुम्हारा साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये तुम्ही हो जिसने क्लियरली एडमिट किया है। और ये सुनते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस टेबल को तोड़ देता है और कहते कि जियोलियन, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ उस आदमी की वजह से तुम मेरी फीलिंग को ऐसे बर्बाद कर सकते हो। आज मैं इस ली जियाफन को 8 टुकड़ों में काट डालूंगा। आज मैं इस आदमी को मार डालूंगा जिसका तुम केयर करते हो। मैं इसको मौत से भी ज्यादा दर्द पहुंचाऊंगा। तभी इधर ग्रैंडफादर मिस्टर ली से कहते हैं कि बी केयरफुल, ये ले यून कियन एक लॉन्ग तियान के डिसेबल्स है। वो बहुत सालों से बैटलफील्ड में है और वो बैटलफील्ड का सब कुछ क्लियर करता है। वो इसी वजह से वो चूजू के सारे यंगस्टर को दबा देता है। तभी जियाफन कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस लॉन्ग तियान के डिसेबल कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर चेन जियन ली के पास जाकर कहता है कि चेन जियन ली, तुमने मेरा 2 वर्कर्स को मारा है और अनगिनत लोगों को घायल कर दिया है। ये एक क्राइम है, तो इसीलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दे सकता। और ये सुनकर इधर चेन ली रोने लगता है और कहने लगता है कि यू मास्टर ली, मुझे बचा लीजिए प्लीज। तो तभी मास्टर ली जियोफन के सामने आकर कहते हैं कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे आदमी को इंजर कर रहा है। जियोफन भी बहुत ही खतरनाक हो गया, तो वो भी कहते हैं कि अगर मैं तेरे सामने तेरे आदमी को मार भी डालता तो तू क्या मुझे रोक सकता है। तभी वो अपनी एनर्जी की मदद से उस चेन ली को मार डालता है और ये देखकर चेन फू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एनर्जी के बाद वजह से मास्टर ली का हाथ भी कट जाता है। तो मास्टर ली ये देखकर सोचने लगते हैं कि उसके इनर एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन मैं उसे भी ब्लॉक नहीं कर पाया इसकी स्ट्राइक को। ये देखकर बाकी सारे लोग कहने लगते कि ये कैसे पॉसिबल है, बल्कि वो यंग मास्टर ली को भी इंजोर कर दिया है। और एक आदमी कहते कि ये ली जियोफन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन यंग मास्टर ली भी उसे रोक नहीं पाया। और ये सब कुछ देखकर मूव डाउन वांसू सोचने लगते है कि ली जियोफन एक अच्छा आदमी है, उसका मुंह बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और इधर मास्टर ली अपना हाथ में फायर की पावर को इस्तेमाल करता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ तेरा ही फॉल्ट है, और पीछे से जियोफन के ऊपर हमला करता है। और बाकी सारे लोग ये देखकर कहने लगते हैं क्या ये प्रासिंग ड्रैगन स्ट्राइक है। वो सचमुच लॉन्ग तियान का स्टूडेंट है। ले यून कियन ऑलरेडी इस किलर मूव को सीख लिया है, वो जल्दी फ्यूचर में ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। ये पासिंग ड्रैगन स्ट्राइक मूव 10 साल पहले लॉन्ग तियान का आइकॉनिक मूव है। और इधर ये देखकर चेनफू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ले जियाफन, तू आज डेफिनेटली मरने वाला है और तेरी बॉडी को मैं अपने ब्रदर के लिए इस्तेमाल करूंगा। और इधर मास्टर ली जब पीछे से उसको हमला करता है यानी कि अटैक करता है, तो वो मने मन सोच लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इस स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जियाफन का और ही पावर है कि जिसके मदद से वो पीछे जो कुछ भी हो रहा है देख सकता है, मतलब अगर उसकी तरफ कोई भी खतरा आ रहा है तो वो सतर्क हो जाता है। तो तभी जियाफन उसके स्ट्राइक को सिर्फ एक ही उंगली से रोक देता है और कहता है कि क्या ये चीफ ट्रिक है। और ये देखकर मास्टर ने इधर शॉक हो जाते कि व्हाट द हेक, ये सब क्या हो रहा है, मेरा हाथ उसके बॉडी तक पहुंच नहीं पा रहा है। इस कंटेंट पर मेरा 6 पार्ट का शक्ति पर स्ट्रेंथ है, यानी कि उसके शरीर का आधा से भी ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है, लेकिन जियाफन फिर भी उसे एक फिंगर से ब्लॉक किया है। और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये देखकर बाकी सारे लोग पहले जैसे शॉक हो जाते कि ये कैसे पॉसिबल है, वो एक फिगर से कैसे ब्लॉक कर सकता है, और ये एक पासिंग ड्रैगन स्ट्राइक है। और वो लोग ये सोचते हैं कि क्या हम लोग सपना देख रहे हैं। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि इस चूजों में सबसे ज्यादा यंग स्ट्रॉन्ग मास्टर सिर्फ नाम मात्र है, इवन अगर मैं अपना हाथ भी छोड़ दूं फिर भी तू मेरे ओपोनेंट नहीं हो सकता। तभी मास्टर ली फिर भी कहते हैं कि ली जियाफन, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस टेक्निक को ट्रेनिंग लेने के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, और मेरा टीचर ने मुझे ये भी सलाह दिया था कि जब तक न जरूरत पड़े तब तक मैं इस पावर को इस्तेमाल करूं, लेकिन आज तुझे मरना ही पड़ेगा। और फिर वो माइटी बच्चे तरह फिस्ट को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन जियाफन फिर भी इसे एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है इसकी स्ट्राइक को। और फिर से वो जब इससे काम नहीं चलता है तो भाजराधारा बॉडी फोर्स गार्ड को इस्तेमाल करता है। और ये देखकर जियाफन मन मन सोच लगते कि उसने भाजराधारा कल्टीवेशन मेथड को भी कल्टीवेट किया है। इंटरेस्टिंग। जियाफन इधर रिलैक्स में अपनी एनर्जी की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो मास्टर ली कहने लगते कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, तुम इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकते हो, मैंने बहुत सारा फिश तुम्हें मारी लेकिन तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं हुआ है। उसका ऐसा ट्रिक देखकर जियाफन कहती कि ओह अच्छा, तेरा पूरा टाइम इसी ट्रिक को सीखने के लिए बर्बाद कर दिया, ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मेरे सामने यूजलेस है। चलो अभी मेरा टर्न। तभी जियाफन अपने पहला स्ट्राइक उसके ऊपर मार देता है और वो अपने दोनों हाथों की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियाफन की ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। और उस स्ट्राइक के वजह से वो सीधा जाके वॉल पर टक्कर खा के उसके मुंह से खून निकलने लगता है, बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हो जाता है। और ऐसा पावर देखकर चेनफू और बाकी सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या ये ली जियाफन सचमुच इंसान है। तभी चेनफा जियाफन के सामने आकर भो करता हुआ कहता है कि मिस्टर ली, ये जब छोटा था तब से मैं इसे जानता हूँ और इसका फादर मेरा दोस्त है, वो बुरा आदमी नहीं है, और उसके अलावा
हजारों फूलों वाली गली के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है और इस प्रॉब्लम का मेन है चेन जियनली और वो पहले ही मारा गया है। सो प्लीज क्या आप इसका लाइफ को छोड़ सकते हैं, यानी कि जान बच सकते हैं। और इसके अलावा वो शांगलोंग स्पेशल फोर्स के पूर्व मेंबर है। आप फ्यूचर में इसको मैनेज करेंगे, ऐसा हुई हो सकता है कि फ्यूचर में इसको आपका काम आए। तो उसके बाद जियोफन उस मास्टर ले के सामने आकर कहता है कि इस बार मैं तेरा जान बख्शा हूँ बिकॉज मास्टर सुओ ने मुझे बोला है। ले यूनकियन, क्या तुम इसे मानते हो या नहीं? तो तभी इधर मास्टर ले फिर भी कहता है कि मैं अपनी खोई हुई चीज तो मैं नहीं सपूंगा। ये ले यूनकियन जो कुछ भी किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मेरे लिए किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर ग्रैंडफा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और जियोफन को कहते हैं कि मिस्टर ले प्लीज इसका बात में कुछ माइंड मत करिएगा, मैं इसको उसके पापा के पास भेजूंगा और उसके पापा को कहूंगा कि इसे थोड़ा सा पढ़ाने के लिए और यहाँ पर और आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके बाद वो लोग बातें करते करते बाहर चले आता है और फिर से ग्रैंडफा कहता है कि मिस्टर ली, मेरा पूर मैनेजमेंट के लिए इतना सारा हंगामा हो गया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज रात से इस चूजू से इस चेन फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा और हजारों फूलों वाली गली का काम जल्दी शुरू हो जाए। जियोफन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाता है। तो वही पर जियोफन सोचने लगते हैं कि थोड़ी देरी बाद ये हजारों फूलों वाली गली ऑफिशियली ओपन हो जाएगा और तभी उसके मोबाइल पर उसके पापा का फोन आता है और आते कहते कि जियोफन ये मैं हूँ। और इतने दिनों के बाद जियोफन अपने पापा का वॉइस सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो जियोफन का पापा कहते कि जियोफन अभी मैं करंटली आंटी वू की घर में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर जियोफन वहाँ से जाने लगता है और मनी मन सोचने लगते कि मेरा पापा और डियाओ शुआंग की मॉम पुराने दोस्त है और मेरे पापा का इस चुजू में सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी चुजू में आया है तो डेफिनेटली वो वुडवो शोंग के घर में जाएगा। मे भी वो नहीं जानते कि इस चुजू में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद जियोफन जब डियाओ शुआंग के घर पे चले जाता है तो वहीं पर वो लोग घर के अंदर बात करने लगता है कि और ली मुझे आप ये बताए कि मेरी बेटी डियाओ शुआंग आपके बेटे को शादी करने के लिए सूट कैसे करते हैं। तो जियोफन के पापा कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसा क्यों किया। मिस वू प्लीज गुस्सा मत हो जाइए कि मैं मिस जियोफन को जानता हूँ, मैं अपने बेटे को जानता हूँ कि वो इस तरह का पर्सन नहीं है। मुझे लगता है कि इस मैटर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हुआ है, वो जब यहाँ पर आएगा तो मैं उसे पूछ लूंगा। तो तभी मिस वू कहती है कि गलतफहमी या इस जगह पर गलतफहमी के बात क्या हुई, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारी बेटे ने मेरी बेटी के साथ ब्रेकअप कर ली, ये वो उसने कैसे कर सकते हैं। मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मेरी बेटी के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हारी फैमिली को मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस चीज को ऐसी पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण से नहीं करूंगा। और इधर जियोफन बाहर जो खड़ा होकर मनी मन सोचने लगते कि मैं गेस किया था कि डियाओ शुआंग और उसकी माँ मुझे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। उन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे पिताजी को यूनजू से यहाँ पर लाया है मेरे पॉकेट से पैसा लेने के लिए। मेरे पिछले जीवन में वो दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा किया था कि मेरे पास लौटने के लिए घर नहीं था। उसके बाद वो डियाओ शुआंग ने मुझे एक कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। उसके बाद मुझे बहुत ही नाराजगी हुई थी। उसके बाद जियोफन उन लोगों के दरवाजे पर नॉक करता है और फिर से वो सोचने लगते हैं कि आफ्टर दैट यांग शाओकुन ने मुझे जेल भेज दिया था और वो डियांग शुआंग ने भी अपना माइंड को चेंज कर लिया था। लेकिन मैं जब जेल से बाहर आया तो तब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंतजार कर रहा था, वो मेरा पिता का जमी हुई लाश। उस रात में बहुत ज्यादा स्नो गिरी, इसी वजह से दुनिया की सारी क्राइम को ढक दिया था। जियोफन अंदर जाते डियाओ शुआंग की मॉम से बहुत ज्यादा अपमान करने लगता है और ये कहते कि तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया है। लेकिन जियोफन उन लोगों की बात का कोई भी परवाह नहीं करता और सीधा अपने पापा के पास जाकर गले लगा लेता है। उसका पापा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये क्या हो रहा है। और जियोफन मनी मन सोच लगते कि मेरे पिछले जीवन में उसकी मृत्यु ऐसी एक चीज था मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाया। अभी मेरा पुनर्जन्म हो गया और अभी फाइनली मैं अपने पापा के साथ मिल चुका हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा पूरा जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दूंगा, ना तो उसकी सफर करने के लिए। इसके बाद मैं डेफिनेटली मेरे पिता का मौत के कारण का इन्वेस्टिगेट करूंगा और उसके बाद जिस पर्सन ने ये किया है उसको मैं हजारों बार पछताऊंगा, फील करवाऊंगा। खून का बदला खून से लिया जाता है। जियोफन का पापा कहते कि बेटे तुम्हें देखे हुई सिर्फ एक ही महीना हुआ है और तुम अभी से इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। असल में जियोफन का पापा ऐसे क्यों कह रहा है क्योंकि उसको सच के बारे में पता नहीं है कि जियोफन तो जीवित हो गया है। और जियोफन ये सुनकर सोचने लगते कि डैड आपके तरफ से सिर्फ एक ही महीना हुआ है लेकिन मेरे तरफ से हजारों साल बीत गया है। मैं अपने पिछले जीवन में कल्टीवेट करने के लिए ताइवान हेवनली वेनरेबल के पास गया था, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि मैं पापा के साथ मिलने के लिए दोबारा मौका मिलेगा मुझे। अभी मेरा पुनर्जन्म हो गया है, अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया है। उसके चंदे पर थोड़ा सा बाल है और उसके कंधे झुके हुए हैं। और तभी इधर डियाओ शुआंग की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती कि हे क्या तुम लोगों का अभी तक हुआ नहीं है। देखो ली जियोफन, जैसे कि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हें अभी क्लियर करके बता देता हूँ कि अभी मेरी बेटी से ब्रेकअप करने
करने के लिए तुम्हें कॉम्पोजिशन देना होगा, यानी कि मुआवजा देना होगा। अभी तुम मुझे बताओ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कितने सालों से रिलेशनशिप पर है, मुझे ये क्लियर करके बताओ तुम। तो तभी जियोफन जवाब देता है कि आप सफेद से काले हो जाते हैं, आप नॉनसेंस बकवास करते हैं, आप कितना शर्मिंदा कैसे हो सकते हैं। और फिर जियोफन मनी मन सोच लगते हैं कि इस इमोर्टल रियलम में इसकी माँ और बेटी के जैसा ऐसे शेमलेस आदमी को मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त डियोशुआंग की मॉम जियोफन की पापा को कहने लगती है कि देखिए आपका बेटा को देखिए क्या कैसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ, क्या आपने ये सिखाया है? ये उसी का ही गलती है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ झगड़ रहे हैं, उसके पास जरूर से जरूर कोई भी मैनर नहीं है। तभी जियोफन का पापा कहता है कि हे ऑलराइट ठीक है ली जियोफन, ऐसी बहस करना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। और फिर जियोफन की फादर उन लोगों को कहता है कि मेरा एक पिता होने के नाते मुझे ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए लायक है, वो दोनों यंगस्टर है, वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के क्लासमेट है और बहुत समय से एक दूसरे को जानते भी है, तो इसलिए वो एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम्हारा बेटा अभी एक फर्स्ट क्लास बन गया है, अनगिनत लड़की अभी उसके पीछे मरती है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डायरेक्टर, ग्रेट आइडल, यहाँ तक कि शो फैमिली की यंग लेडी भी उसका आंखें सिवा भी तारे वाले आकाश को देख रहे थे, उसका आंखें मेरे बेटी को कैसे देख सकता है। तभी ये सुनकर जियोफन का पापा कहते हैं कि देखो मेरा बेटा इतना भी ग्रेट यानी कि महान नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो मुझे एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में नहीं रहना पड़ता। देखो जियोफन अभी भी यंग है, तो मुझे लगता है कि उसे और एक मौका देना चाहिए। और वैसे भी वो लोग जिस दिन से यूनिवर्सिटी गया है तब से उन लोगों का बीच में क्रश है, कम से कम वहाँ पर वो लोग 2 साल है, और ऐसी छोटे छोटे बातों में से अगर उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है कि ये बहुत ही बर्बादी का कारण है। तो ये सब कुछ सुनकर जियोशुआंग की मॉम बहुत ज्यादा नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि ऑलराइट ठीक है, मैं अपनी बेटी को एक मौका दे सकती हूँ उसके साथ जाने के लिए, और लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो जियोफन के पापा कहते हैं कि हाँ बताइए। उसके रहने के लिए एक घर खरीदो, ये बहुत ही आसान काम है ना। ये सुनते जियोफन सब कुछ समझ जाता है और सोचने लगते कि ओ अच्छा, तो उसने असली फेस, अपना असली चेहरा दिखाई दिया, उसने मेरे पापा को धमकाने की कोशिश की। वो बहुत जल्दी जान गई है कि मेरे साथ डियोशुआंग का बहुत समय पहले ब्रेकअप हो गया था, वो मेरे पास से पैसा तो नहीं ले सकती है, तो इसलिए मेरे पापा को बुलाया इधर, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस यानी कि सबूत मेरे पास नहीं है, तो अगर मैं ये पिताजी को बताऊं तो पिताजी बहुत मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, उसको अभी भी इस बेटी और माँ का असली चेहरा दिखा देना चाहिए। तो तभी जियोफन उन लोगों को कहता है कि ओ तो तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए, हजारों फूलों वाली गली की सारे के सारे घर मेरा है, और एक घर खरीदने के लिए क्या जरूरत है मेरा। और उसके पापा का कहते हैं कि डैड आपका जहाँ मर्जी आप वहाँ पर रह सकते हैं, ये सब कुछ मेरा है। और ये सुनते डियोशुआंग की मॉम को बहुत ज्यादा शौक लग जाती है। तभी डियोशुआंग की मॉम कहती है कि ये जियोफन क्या तुम दिन में सपना देख रहे हो? इसका मतलब क्या है कि हजारों फूलों वाली गली का सब घर तुम्हारा है, मीन तुम उस हजारों फूलों वाली गली का मिस्टीरियस बॉस हो। तो तभी जियोफन कहते हैं कि हाँ आप सही है, मैं हूँ उस हजारों फूलों वाली गली का मिस्टीरियस ओनर। और इधर डियोशुआंग कहती है कि ली जियोफन मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा हो जाओगे, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा घिनौने आदमी बन गए हो। तो उसके बाद डियोशुआंग की मॉम ओल्डली से कहता है कि आपने अभी अभी इस चूजों में आया, आप हजारों फूलों वाली गली के एरिया के बारे में नहीं जानते, वो एक परित्यक्त एरिया है। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर भूत प्रेत है, वो इस जगह पर डर के मारे कोई भी नहीं जाता है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट को फिर से क्यों खोला है। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक हाई क्लास के मेंशन है और वहाँ पर 100 से भी ज्यादा अपार्टमेंट्स है, एक घर का कीमत 10 मिलियन यूएन्स है, और तुम्हारा बेटा कह रहा है कि वो हजारों फूलों वाली का बॉस है। तो ये सुनते जियोफन के पास फादर जियोफन को डांटने लगता और कहते हैं कि जियोफन मैं तुम्हें ऐसी बकवास फ्यूचर में और कभी भी नहीं करने दूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो, और एक पिता होने के नाते मैं सबसे ज्यादा तुम्हें समझता हूँ। और फिर जियोफन के पापा मन ही मन सोचने लगते कि उसके पास सचमुच इतना स्ट्रेंथ है, अगर वो इस चूजों में एक छोटा सा घर भी खरीद सकता है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट बात है। तो उसे ये पता नहीं कि जब वो इस चूजों में आया था उसने इस डियोशुआंग के घर में रहने के लिए 200 युआन उधार में लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग बाहर चले आते, बाहर आते उसका जियोफन उसके फादर को कहते कि फादर आपके लिए आज मैं 5 स्टार होटल का अरेंजमेंट करता हूँ। तो ये सुनते जियोफन का फादर कहते कि 5 स्टार होटल, देखो ये एक रात के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, चलो कोई बात नहीं मैं यहीं पर रुक लूंगा। देखो जियोफन इस चीजों में आने के लिए तुम्हें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तुम शॉर्ट टाइम के लिए आए हो और तुम्हारा मंथली सैलरी भी उतना भी ज्यादा नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे खर्च करने के बजाय सेव करो। ये सुनकर जियोफन सोचने लगते कि पापा हमेशा जीतती रहे हैं, मुझे उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए। तो हाओंग जियोफन को कॉल कर बताता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे आपका साइन चाहिए पर्सनली, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। तो ये सुनकर जियोफन कहते कि ऑलराइट मुझे पता है। तो उसके बाद जियोफन अपनी पापा से कहते कि डैड अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना, हजारों फूलों वाली गली में कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे साइन करने की जरूरत है, तो मैं वहाँ पर अभी चाह रहा हूँ। तो ये सुनकर उसके पापा को ये बिलीफ नहीं होता है और कहते कि ऑलराइट जियोफन अभी भी तुम ऐसे झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये वो डियोशुआंग की घर नहीं है और यहाँ पर दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सचमुच कुछ करना है तो जाओ अभी यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले ही बार बता दिया कि मेरे सामने ऐसे झूठ मत बोलना, तुम जब मेरे पास थे तो ऐसा नहीं थे, पता नहीं कि तुम ये सब कुछ कहाँ से सीख लिया। तभी जियोफन कहते कि डैड देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज है जो आप लोगों को आपको मैं 1-2 बातों में सेंटेंस में समझा नहीं सकता हूँ, उस दिन यहाँ पर रुक जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ देखिए
लिए उन लोगों की ट्रैप पर मत फंसना, उस डियोशोंग और उसकी मॉम के ऊपर। आप उन लोगों के लिए कोई घर मत खरीदना। तो ये सुनकर जियोफन के पापा भी कहते कि ठीक है मैं जानता हूँ। उसके बाद जियोफन जब वहाँ से चले जाने लगते हैं तो जियोफन के पापा सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे हैप्पी रहें। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और जियोफन के पापा के मोबाइल फोन पे एक कॉल आता है। वो फोन पकड़ते डियोशोंग की मॉम कहने लगते हैं कि ओडली आप हम लोगों को प्रॉमिस किए हैं कि आप हम लोगों के लिए एक नया घर खरीदेंगे, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो तभी जियोफन के फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स आज ही मैं जियोफन को बता दूंगा एक घर खरीदने के लिए, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। जियोफन के पापा अपनी बैंक अकाउंट की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि मैंने अपने होम टाउन की जमीन और घर को भी बेच दिया है, इवन मैंने अपनी रिलेटिव से पैसा भी उधार मांगा है, मैं इस पैसों से अपना ओन कफिन भी खरीद सकता हूँ। मैंने एटलास 10 लाख तो जमा कर लिया है, मेरा बेटा की खुशी के लिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और डियोशोंग की मॉम को दिखाई जाती है वही पर वो कहने लगती है कि ये गरीब अभी भी एक गरीबी है, वो अभी भी ऐसी जगह पर रहते हैं और उसके बेटा ये कह रहा है कि वो हजारों फॉलोवर का मालिक है। और उसकी बेटी को कहने लगती है कि डियोशोंग तुम बहुत ही ज्यादा लगे हो कि तुमने उस छोटे से बच्चे को चूज नहीं किया है, वरना तुमको पूरी लाइफ गरीबी में बिताना पड़ता है। तो उसके बाद डियोशोंग कहती है कि ली जियोफन ने अपने पापा को ऐसी जगह पर रहने के लिए दिया, एक सस्ती होटल की तरह, यहाँ पर सिर्फ किसान रहते हैं। आखिरकार वो ग्रेट लेडी स्कूल के टीचर है, वो ऐसा क्यों किया। और इधर डियोशोंग मन ही मन सोच लेती कि ली जियोफन कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो, आखिरकार तुम एक गरीब लड़का ही हो, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, हजारों फूलों वाले गली का मालिक है ना। आज हम लोग उस गली में जाएंगे तुम्हें एक्सपोज करने के लिए और हम भी देखेंगे कि तुम कब तक झूठ बोल सकते हो। तो तभी वापस जियोफन के पापा आ जाते हैं। पापा आते कहते कि सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए। तो तभी डियोशोंग की मॉम कहती कि ओडले आज हम लोग हजारों फूलों वाली गली में एक मेंशन देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटे ने कहा था कि वो उस हजारों फूलों वाली का ऑनर है, तो आप उसे बताएंगे हमें एक मेंशन गिफ्ट करने के लिए। तो तभी जियोफन का पापा कहते कि अरे वो बच्चा झूठ बोल रहा है, उसके बात को इतना सीरियसली मत लो, जब कल वहाँ से वापस आए तो मैं उसे अच्छा सा सबक सिखाया। देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर एक मेंशन नहीं खरीद सकता हूँ, मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मेंशन खरीदने के लिए 100 मिलियन की जरूरत होती है। देखिए मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ और वैसे भी मैं अभी बहुत ज्यादा बूढ़ा भी हो गए हूँ और अभी तक मैंने किसी भी मेंशन पर अभी तक कदम नहीं रखा है। ये सुनकर डियोशोंग की मन सोचने लगती कि एक ग्रामीण आखिरकार ग्रामीण ही रहेगा। तो जियोफन के पापा फिर से कहते हैं कि देखिए आप दोपहर हो गई है तो अभी हमें दोपहर का खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को भुगतान करने के लिए ली जियोफन को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो उसके बाद जियोफन को कॉल लगाकर कहता है कि जियोफन अभी तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहते हो। जियोफन कहते हैं कि पापा देखिए मैं अभी हजारों फूलों वाली गली का मैनेजर मीटिंग पर हूँ, तो अभी मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, तो आपके साथ बाद में मैं खाना खाते हुए टाइम बिताऊंगा। और इसके अलावा मैं हजारों फूलों वाली गली का ऑनर हूँ, तो मेरे पास बहुत ज्यादा काम है करने के लिए। जियोफन के पापा के हाथ से डियोशोंग की मॉम फोन को छीन लेती है और कहती है कि ली जियोफन तुम अभी भी इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हो, ठीक है आज हम लोग हजारों फूलों वाली गली की मेंशन पर जाएंगे और वहाँ पर एक मेंशन खरीदेंगे और उस टाइम मैं भी ये देखूंगा कि तुम उस समय कैसे ऑनर होने की नाटक करते हो। ये कहती वो दोनों वहाँ से चले जाने लगते हैं। तो तभी जियोफन के पापा पीछे से चिल्लाकर कहने लगती कि डियोशोंग की मॉम प्लीज आप रुक जाइए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा बेटा एक्सीडेंटली झूठ बोल दिया है, प्लीज उसके बात पर बिलीव मत कीजिए। वो लोग जियोफन के पापा की बात को नहीं सुनता है, वहाँ से चले जाते। तो उसके बाद जियोफन के पापा मन मन सोचने लगते कि मेरे बेटे तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम अभी भी ऐसी चीजों पर बड़े बड़े बातें क्यों कर रहे हो। अगर तुम ऐसे करते रहोगे जब वो लोग हजारों फूलों वाली गली में आएंगे तो तुम वहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे और तुम्हारे पापा के पास कोई भी चेहरा नहीं होगा इन लोगों के साथ दोबारा मीट करने के लिए। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग वहाँ पर चले आते हैं। वहाँ पर आते ही हजारों फूलों वाली गली जगह को एक नक्शा बना देता है। तो वो जगह को देखकर ये लोग कहने लगता है कि इस चूजू में सबसे मोस्ट लग्जरियस जगह हो गई है हजारों फूलों वाली गली। यहाँ पर बड़े बड़े डायरेक्टर ने बहुत सारे बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और वहीं पर डियोशोंग को एक मेंशन बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और उसकी मॉम को कहती है कि मॉम देखिए ये मेंशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी जियोफन के पापा ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ देखिए ये ज्यादा बहुत ही एक्सपेंसिव है, हम लोग और कोई भी जगह देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट के पास जगह डियोशोंग की मॉम कहती है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टर ली जियोफन से मिलने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप उसे कॉल कर सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि आई एम सॉरी मैम बट हम लोग सिर्फ डायरेक्टर झाओ यानी कि झाओ जांग होंग को जानते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर ली कोई भी नहीं है। तो ये सुनते डियोशोंग की मॉम जियोफन की पापा को कहती है और ली क्या आपने ये बात सुना है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्टर ली नहीं है, इवन ये तो जियोफन के नाम तक भी नहीं जानते हैं। सो प्लीज आप अपने बेटे को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आने के लिए बुलाइए उसे और वो आने के बाद मुझे एक्सप्लेन करेंगे सब।
तो इधर जियोफन की पापा सोचने लगते हैं कि जियोफन तुम अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम इस डियोशोंग और उसकी मॉम के सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो इस सोसाइटी में तुम अपना चेहरा को नहीं दिखा सकते हो। तो उसके बाद डियोशोंग की मॉम को कहती है कि आई थिंक हमें इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए उसकी बिहेव के लिए। मेरा बेटे के पास ऐसे पोजीशन कैसे हो सकता है, वो अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग और भोला है। और डियोशोंग की मॉम आप भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं राइट। देखिए हम लोग कंट्री साइड जाकर घर चेक कर सकते हैं, वहाँ का प्राइस इस जगह से थोड़ा रीजनेबल है। तो ये सुनती डियोशोंग की मॉम बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मेरी बेटी वहाँ पर कैसे रह सकता है फ्यूचर में, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है और आप एक घर खरीदने जा रहे हैं और इवन आप कोई जाकर उधार भी नहीं ले सकते हैं और आपके पीछे पीछे हम लोगों को घुमा रहे हैं ऐसे। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी बेटी को आप जैसे गरीब लोगों की घर में शादी करने देने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते कि मैं अपनी बेटी के हाथ आपकी बेटी के ऊपर सौंप दूं और वो जीवन भर मिट्टी खाते रहें। और डियोशोंग को कहने लगते कि डियोशोंग चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। तो तभी इधर जियोफन के पापा कहने लगता है कि हे इंतजार करो प्लीज वेट करो। ये सुनकर डियोशोंग की मॉम कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत बुलाइए। ये सुनकर अभी भी जमीन पर छुपने की मन करती है। उसके बाद जियोफन की पापा कहता है कि देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1 ही मिलियन है अभी मेरे पॉकेट में, तो इसलिए मैं अभी हजारों फूलों वगैरह में एक मेंशन नहीं खरीद सकता हूँ। आई होप कि डियोशोंग और आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। तो ये सुनकर डियोशोंग की मॉम कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रही कि इस बुढ़ी के पास सिर्फ 1 मिलियन है, पर हम लोग जब घर खरीद लेंगे तो इन गरीबों को हम लोग वहाँ से निकल देंगे और इस घर को हम लोग एक रेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे कपल के लिए। हम लोग इस घर से 1000 चार्ज करते हैं और जब तक ना इस घर का कीमत स्काई मतलब प्राइस हाई ना हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही चलता रहेगा और जब हाई हो जाएगा तो हम लोग इस घर को बेच देंगे। तभी डियोशोंग नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि अंकल ली आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी गुड इंटेंशन देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ह्यूमन होने के नाते मेरा भी एक हार्ट है यानी कि दिल है। और जियोफन को ऐसे देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगी। मैं सचमुच आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन रियलिटी तो ये है जो बहुत सारे काउंटलेस यंग रिच मास्टर है जो मुझसे शादी करना चाहती हैं। मुझे सिर्फ रैंडमली एक को चुनना होगा जो जियोफन से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ थी बिकॉज उसकी नेचर वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उसके लोगों को अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन अचानक से उसे क्या हुआ पता नहीं, वो खो गया। सो अंकल ली आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, अगर ब्लेम करना है तो आप अपने बेटे को कर सकते हैं। उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होने के बावजूद भी वो इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सब कुछ सुनकर जियोफन के बाबा मन में सोच लगते कि जियोफन ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, अपना आधा जिंदगी कड़ी मेहनत की है लेकिन तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी नहीं खरीद पाया और मेरी वजह से अभी तुम्हारा रिलेशनशिप भी टूट गया। तभी वहाँ पर शाओकुन चले आता। शाओकुन आते कहते हैं कि मदर इन लॉ डियोशोंग आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वो डियोशोंग को कहते हैं कि डियोशोंग ये सब कुछ मेरा ही गलती था, ये तुम्हारे ऊपर अटैक किया है और इसके लिए मैं अभी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढती हूँ माफी मांगने के लिए, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। डियोशोंग की मॉम जियोफन के पापा को कहता है कि और लीशा आप ये देख पा रहे ये है यंग मास्टर यंग, उसका पापा एक फेमस स्कूल जिसका नाम है स्टार नोबेल स्कूल उसका डायरेक्टर है और उसका एक कंपनी भी है जिसका वो डायरेक्टर है। इन लोगों के पास पैसा और टैलेंट होने के बावजूद ये लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड यूथ है। अगर हम लोग यंग मास्टर यंग के साथ तुम्हारे बेटा का कंपेयर करें तो काबिल भी नहीं है उसका। तो तभी शाओकुन कहते कि ये आदमी कौन है। तो तभी डियोशोंग कहती कि ये ली जियोफन का पापा है और वो एक जमीन व्यक्ति है, वो अभी अभी यहाँ पर आया है। उन्होंने हमें ये भी वादा किया है कि उन्होंने हम लोगों के लिए एक घर खरीदेगा, लेकिन आज में सिर्फ उसकी पॉकेट में 1 मिलियन ही है, सो वो कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं। इसी वजह मुझे और मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो तभी ये सुनकर जियोफन के पापा थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो लड़के तुम्हें ऐसा बात नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एंड मुझे अंकल बुलाते हो राइट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अंकल खरीदने नहीं चाहता है, लेकिन इस जगह का हवेली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हर एक माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे को रहने के लिए एक अच्छा सा जगह मिले। तो तभी शाओकुन कहते हैं कि हाँ डियोशोंग सही कह रहा है, आपके पास पैसा नहीं है और अब यहाँ पर आने की हिम्मत करते हैं, सचमुच आप अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। और फिर मनी मन शाओकुन सोचने लगते हैं कि ली जियोफन पहले जैसा अभी गरीब नहीं रहा, इस चूचू में काउंटलेस बॉसेस उसके सामने घुटने टेक देते हैं, तो मेरा इतना हिम्मत नहीं कि मैं उसके साथ मिसबिहेव करूं, लेकिन ये बुद्धा आदमी उसका फादर है तो मैं थोड़ा सा तो उसका टांग खींच सकता हूँ। और फिर शाओकुन डियोशोंग को एक घर का चाबी देता है और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे। ये देखते डियोशोंग और उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती कि रियली इस चूचू में सबसे लग्जरियस प्लेस है ये जी यान रेसिडेंस, वहाँ पर सबसे खराब अपार्टमेंट की लास्ट कीमत है 4 मिलियन। तो तभी डियोशोंग शाओकुन को एक किस करती है और कहती है कि तुम सचमुच बहुत अच्छे, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तभी डियोशोंग के मॉम टपा जियोफन की पापा को अपमान करने लगती है और कहने लगती है कि देखो इसे कहते हैं कि यंग टैलेंटेड यूथ, उसने हमें 4 मिलियन के अपार्टमेंट गिफ्ट में दे दिया और तुम अपने आप को देखो, ये बहुत ही शर्मनाक। तो तभी डियोशोंग के साथ शाओकुन का बिहेवियर देखकर जियोफन के पापा कहते कि हे लड़की
इसका मतलब क्या है, इस लड़का और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो तभी शाओकुन कहते हैं कि क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया, डियो शुआंग मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा गरीब बेटा इसके लिए काबिल नहीं है। तो तभी शाओकुन चुटकी बजा वहाँ पर गार्ड को बुला लेता है। तो वहाँ पर गार्ड आते कहते हैं कि यंग मास्टर यंग क्या ऑर्डर है आप। और वो गार्ड मनी मनी ये सोचने लगते कि मैंने सुना है कि ये यंग मास्टर फेमस बहुत ही स्टूडियो में फेमस है, और मैंने ये भी सुना है कि वो हजारों फॉलो वाली गली यहाँ पर बिजनेस अरेंजमेंट के लिए आए हैं और वो बिग बॉस से भी मिलने वाले हैं। तो मैं ऐसे आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो फिर शाओकुन कहते कि इस बुढ़ा आदमी को इस जगह से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये हजारों फॉलो वाली गली बहुत ही लग्जरियस जगह है इस स्टूडियो में, और ऐसे गरीब आदमी ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हैं। उसके बाद शाओकुन मनी मन सोचता है कि ली जियाफन, कुछ समय पहले तुम बहुत सारे लोगों के सामने मुझे अपमान किया था और अभी मेरे पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं तुम्हारे पापा को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मेरी रेवेंज को पूरा करूंगा। और बुरा आदमी अगर आप ब्लेम करना चाहते तो आप इस फैक्ट को ब्लेम कीजिए कि आप ली जियाफन के पापा है। हम लोग वहाँ पर जियाफन को देखते हैं। जियाफन को कुछ लोग कहने लगते हैं कि डायरेक्टर ली अभी भी ये एक टेस्टिंग फेज पर है, हजारों फूलों गली में अभी भी बहुत सारा काम है, वो करने के बाद हम लोग इसका ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्टर जहाँ मेन इंचार्ज है ये कर, लेकिन हम लोग को पर्सनली आपका ओपिनियन चाहिए ताकि हम लोग इस काम को जारी रख सकते हैं। तो तभी और एक व्यक्ति कहते हैं कि डायरेक्टर ली आप बिजनेस डिपार्टमेंट एरिया में पहली बार आए हैं, तो मैं अभी किसी एम्प्लॉय को बुलाता हूँ आपका स्वागत करने के लिए। और इधर जियाफन की पापा को सिक्योरिटी गार्ड लोग उसको बाहर निकल दे रहा होता है और कहने लगती कि गरीब आदमी यहाँ से निकल जा, मैं यहाँ से 3 तक काउंट करूंगा, इससे पहले तू यहाँ से निकल जा। और वहाँ की कुछ लेडी एम्प्लॉय भी ये कहने लगती है कि इन जैसे लोगों के साथ एक साथ खड़ा रहने में भी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस होती है। और एक एम्प्लॉय कहती है कि ग्रामीण जगह की गरीब आदमी यहाँ पर एक पेंशन खरीदना चाहता है, वो लोग दिन में सपना देख रहे हैं। तभी शाओकुन उस गार्ड को कह देता है कि देखो इस तरह के लोग और यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें समझ में आया। तो तभी वो गार्ड भी कहती कि हाँ मैं समझ में आ गया, मुझे अगर वो दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी पैरों को तोड़ दूंगा। तो तभी वहाँ पर जियाफन का एंट्री हो जाता है और जियाफन का एंट्री होती जियाफन कहती कि हे तू किसका पैर तोड़ना चाहता है। और उसे देखते ही शाओकुन थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लगती कि व्हाट द हेल, मैं जिस जगह पर जाता हूँ ये आदमी क्यों चले आता है इधर का। तभी शाओकुन कहता है कि हे ली जियाफन, तुम्हें यहाँ पर आने की किसने अनुमति दी है? मैंने तो तुम्हारा पापा को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और तुम्हारे जैसे ग्रामीण व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारे पास? तो तभी जियाफन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और मारकर कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे पापा को यहाँ से बाहर निकाल दे रहा है, तू जरूर से जरूर और जीना नहीं चाहता है। और फिर से जोर से थप्पड़ मारने लगता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है कि हे जल्दी करो और इस बास्टर्ड को पकड़ लो। और तभी वापस सारे के सारे सिक्योरिटी लोग जियाफन को मारने के लिए चले जाता है। तो तभी जियाफन अपनी फेरी आई को ओपन करता है, यानी कि खोलता है। तभी वहां से वो फेरी निकल जाता है। जियाफन मन में सोच लगती है कि अभी ये मेरा हेवनली फास्ट फेरी आई कंप्लीट हो गया है, तो अभी इन लोगों को बेहोश करने के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ वो गार्ड लोग बेहोश हो जाते हैं। जियाफन उसकी सर को कुचलने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे पापा की लेग्स को यानी कि पैर को तोड़ना चाहते हो, तो ये भी देखना है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है या नहीं। जस्ट ये याद रखना कि किसी को जज करने के लिए तुम्हारे जैसे आंखें काफी नहीं है। तो तभी वहाँ पर मैनेजर डू दौड़ के आता है। आते ही कहते हैं कि व्हाट हैपेंड। तो तभी शाओकुन उस मैनेजर डू को कहते हैं कि मैनेजर डू जल्दी कीजिए और पुलिस को फोन कीजिए, इस कमीने ने बिजनेस डिपार्टमेंट में घुसा और सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल किया और सिक्योरिटी कैप्टन को भी मारा है। ये आदमी सचमुच नहीं जानते हैं कि लोगों के साथ अच्छा ट्रीट कैसे किया जा सकता है। जियाफन की तरफ देखकर धीरे धीरे कहने लगते हैं कि ली जियाफन, मैं ये मानता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन पुलिस के आने तक इंतजार करो, तब मैं देखूंगा कि तुम उन लोगों के साथ फाइट। और फिर मनी मन सोचने लगते हैं कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ मैनेजर डू से ये मदद मांगने के लिए कि ये अपने बिजनेस मिस्टीरियस बिजनेस ऑनर के साथ मुझे कनेक्शन बनाने के लिए। आई होप कि मैं उसका बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। सभी लोग जानते हैं कि इस स्टूडियो में सबसे लग्जरियस जगह ये हजारों फूलों वाली गली में है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा मेंशन है और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नॉर्मल पीपल सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन के बारे में सुन ही सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। एक बार अगर मैं उसके बिजनेस पार्टनर बन जाऊँ तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए तो चेन जियानफू इस जगह को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तरफ रहा था। मैनेजर डू वहाँ पर जियाफन को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि डायरेक्टर ली, मैं उम्मीद नहीं दिया मुझे कि आपके साथ मुझे यहाँ पर मुलाकात हो जाएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आप किस पर्पज से यहाँ पर आए हैं? तो तभी जियाफन कहते हैं कि हजारों फूलों वाली गली मेरा प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आने के लिए क्या मुझे परमिशन की जरूरत है? तो तभी वो मैनेजर डू कहते डायरेक्टर ली, मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत मत समझिए। सच कहो तो यंग मास्टर यंग यहाँ पर आपके साथ कुछ बिजनेस डिस्कस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। इस तरह के स्मॉल यंग फैमिली को समुद्र पर बहा दिया जा सकता है, इन लोगों को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैनेजर डू सोच रहे थे कि यंग शाओकुन तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर आए थे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, तुम यहाँ पर आते ही डायरेक्टर ली को इंसल्ट कर दिया हो और तुम इस चीज में मुझे भी घसीट रहे हो। फिर कहते हैं कि सर प्लीज इस मैटर को जाने दीजिए और ऐसे दिखावा कीजिए कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी जियाफन की फेरी आई उसे दबोच लेता है और जियाफन कहती कि हाँ तुझे रेस्पेक्ट करूँ, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है? तू मेरा पापा को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहता है। तू अब ये कह रहा है कि मैं इस मैटर को भूल जाऊँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं बेटा होने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जान देते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ अभी बख्श रहा हूँ, लेकिन अभी से तुम इस जगह पर और काम नहीं
नहीं करोगे। सारे एम्प्लॉय और मैनेजर को कहता है कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ सारे के सारे। ये सुनकर शाओकुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मने मन सोच ले कि व्हाट द हेल, ये ली जियाफन ही मिस्टीरियस ओनर है, ये हजारों फूलों वाली गली का। मैं हमेशा ही उसकी हाथों में हारता हूँ। वो लाइफ टाइम मेरा बिगेस्ट ओपोनेंट रहा है। वहाँ पर झाओ झोंग अपने आदमियों को साथ चले आता आती कहते कि हे तुम लोग क्या अंधे हो? तुम लोग डायरेक्टर ली की फदर को यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत करते हो क्या? तुम लोग इस जॉब को और नहीं चाहते हो, यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो? तुम लोग यूज ऑफ बीस सीट का गुच्छा हो। तभी वो लेडी एम्प्लॉयर कहती है कि आई एम सॉरी डायरेक्टर झाओ, ये सब कुछ हमारी फॉल्ट है। उसके बाद जियाफन से पूछता है कि डायरेक्टर ली हम लोग इसे हैंडल कैसे करें अभी। और झाओ होंग मन मन ये सोचता है कि हालांकि जियाफन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बाहर मुझे उसे रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, नहीं तो उसके पास कोई भी चेहरा नहीं होगा अदर लोगों के सामने। उसके बाद जियाफन उन एम्प्लॉय को कहता है कि हे अपने घुटने के बल बैठ जाओ और माफी मांगो हाथ जोड़ करके। लेकिन एक एम्प्लॉय जियाफन की ये बात से खुश नहीं होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जियाफन भी गुस्सा हो जाता है और कहती है कि तुमने मेरा फादर को इंसल्ट करने की हिम्मत की है। मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम लड़की हो या लड़का, स्टिल तुम्हें पनिशमेंट लेना ही होगा। जियाफन अपनी फेरी आई की मदद से उसकी शरीर में आग लगा देता है और इसे देखकर वो चिल्ला लगती है कि मेरे बॉडी में आग लग गई है, मेरी बॉडी में आग लग गई है, प्लीज मुझे कोई मदद करो। तो ये देखकर और एक लेडी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, ये सब कुछ हमारी गलती थी, हम लोग अंधे थे, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। और ये सुनकर डियर शोंग और उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोच लेती है कि क्या लियू जियाफन इस मिस्टर ओनर हजारों फूलों वाली गली का, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि शाओकुन के जैसा आदमी भी यहाँ पर हेल्पलेस है। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिंग है। वो ली का बेटा सचमुच इस हजारों फूलों वाली का ओनर है और मैं अभी अभी उसका मजाक उड़ाया कि वो एक घर भी नहीं खरीद सकता है। और इधर डियर शोंग सोच लेते कि ली जियाफन ना केवल सिर्फ फाइटिंग में अच्छा है, बल्कि वो टैलेंट और पोजीशन भी उसकी नॉर्मल नहीं है। यान शाओकुन उसकी उंगली के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। और इवन मैं इतना ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने उससे किक मारी है। इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्टूपिड और वो इस दुनिया के मैं हूँ। उसके बाद जियाफन अपनी पापा को कहते हैं कि डैड मैं आपके लिए स्पेशली एक मेंशन प्रिपेयर किया है आपके रहने के लिए इस एरिया में। आप जब फ्री रहेंगे तो आप इस गार्डन एरिया पर आ सकते हैं और फ्लावर्स को पानी दे सकते हैं और मछली को फीड कर सकते हैं। जियाफन सोचने लगता है कि इस मैटर को खत्म होने तक इंतजार करते हैं। उसके बाद मुझे पापा के लिए एक लॉन्ग रिपेडी मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ समय बिताना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कुछ डेमन क्यूआई और मेडिसिन हर्ब और लाउड डार्क्स चाहिए। जियाफन की पापा को इतने सारे चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक लग जाता है और वो सोच लगता है कि उसके आने का सिर्फ एक ही मंथ हुआ है और ली जियाफन इतना बदल गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। उसको ये पूछने के लिए अपॉर्चुनिटी की इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जियाफन से पूछते हैं कि जियाफन यहाँ पर एक मेंशन का प्राइस क्या है। तो जियाफन कहते हैं कि इतना भी ज्यादा नहीं, अबाउट 70 और 80 मिलियन। और ये सुनते उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सोचने लगते हैं कि 70 और 80 मिलियन। और इधर डियर शोंग सोचने लगते हैं कि मुझे उस मेंशन पर रहना चाहिए था। यान शाओकुन की उस दूसरे मर्डर के अपार्टमेंट ली जियाफन की मेंशन के सामने कुछ भी नहीं है। डियर शोंग की मॉम जियाफन की फादर को जाकर कहता है कि माय डियर फैमिली इन लॉ। और ये सुनते जियाफन के पापा कहते हैं कि तो मुझे ऐसे मत पुकारो क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारे फैमिली में ऐसे पोजीशन कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद डियर शोंग की मॉम फिर से कहती है कि अरे ऐसा जोक करना बंद कीजिए प्लीज, ये हमारे लिए ब्लेसिंग की बात होगी अगर हमारी बेटी जियाफन की वाइफ बन सकेगी तो। एक्चुअली मैंने इन दोनों के शादी के लिए एक अच्छा दिन देखा है, वो अगस्त की फर्स्ट डे है, इन दिनों के लिए सुटेबल है। हम लोगों को उन लोगों की मैरिज को में सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर ये हो जाता है तो ये मैटर सेट हो जाएगी। तो उसके बाद जियाफन के पापा कहते हैं कि देखिए मैं अपनी बेटी की डिसीजन पर रिस्पेक्ट करता हूँ, जियाफन तुम क्या सोचते हो। तो तभी डियर शोंग जाकर जियाफन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जियाफन क्या हम लोग पहले से शुरुआत कर सकते हैं। तो तभी जियाफन अपनी हाथ को हटा लेता है। तो तभी डियर शोंग की मॉम कहती है कि ए ली जियाफन तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए काबिल नहीं है? तुम एक अच्छा चेहरा चाहते हो, उसके पास है, तुम एक अच्छा बॉडी चाहते हो, फिर भी तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की होगी। इतना अहंकार भी मत हो क्योंकि तुम्हें मेरे बेटी जैसे कोई भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो। तभी वहाँ पर वांग पे चले आती कहती कि आपकी बातें सुनना बहुत ज्यादा कठिन है और सीधा आकर जियाफन की हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती कि ओ अच्छा तो ये है ली जियाफन की एक्स गर्लफ्रेंड वू डियर शुआंग, सॉरी आपको डिसअपॉइंटेड करने के लिए। लेकिन जियाफन के पीछे बहुत सारे अनगिनत ब्यूटीफुल लड़की भागते हैं और उसके अलावा वो सारे के सारे लड़की तुमसे तो बहुत ही बेहतर है और मैंने जितने इन्वेस्टिगेट किया है उसके खातिर आपका नॉर्मल फैमिली में एक जन्म हुई है और अभी तुम करंटली एक स्कूल में काम करती हो और तुम्हारी मंथली सैलरी 5000 यूरो से भी ज्यादा नहीं है और तुम्हारे जैसे एक बुदल लड़के के पास ली जियाफन है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम इसका वैल्यू नहीं जानते हो जिस तुम्हारे पास जो चीज है और तुमने जियाफन को किक करके वहाँ पर क्या शाओकुन उनको बैठा दिया है। टू बी ऑनेस्ट एक जियाफन के सामने 100 शाओकुन भी कुछ भी नहीं है। तो हम जरूर से जरूर वो डियर शुआंग की मॉम है ना। हालांकि आपका उम्र इतना ज्यादा नहीं है लेकिन आपको देखने में 7 या 37 साल का ग्रैंडमा लगता है। आपका एक पैर ऑलमोस्ट कबर पर चले गया है। तो ये सुनकर डियर शुआंग की मॉम सोचने लगती है कि मैं अभी 55 साल की हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम
मुझे बुरी कह रही हो और तुम ये भी कह रहे हो कि मेरा एक पैर अभी भी कवर पे चले गया है, तुम मुझे क्या सर्फ दे रहे हो? कि फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद वैंग पेई फिर से कहती है कि आप दोनों इस दुनिया पर बहुत समय तक यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए बचना चाहते हैं तो आप लोगों का नजरिया बदलना होगा इस दुनिया को देखने का, नहीं तो आप लोग एक मिस्टेक करेंगे और उसके लिए आप लोगों को ह्यूज लॉस उठाना पड़ भी सकती है। इधर डियोशोंग की मॉम ये सब सुनकर उसकी बेटी को लेकर वहां से चले जाने लगती है और इधर फिर से वैंग पेई कहती है कि मैं आप लोगों को गारंटी दे दूं कि आपकी बेटी को ली जियोफान से भी ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं मिलेगी। हाँ। फिर उसे याद आती है कि वो खुद को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाए जियोफान की पापा के साथ। उसके बाद वो जियोफान के पापा के सामने जाकर कहती है कि अंकल ली, मैं जियोफान की गर्लफ्रेंड हूँ वैंग पेई। देखकर जियोफान के पापा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि इन्हें जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा मेरा बेटा टैलेंटेड निकला। ये लड़की डियांग शुआंग से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और रिस्पेक्टफुल पर्सन भी है, इसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्वीट है और उसके अलावा वो मुझे अंकल कहकर भी पुकार रही है। यंग पेई जियोफान की पापा को पकड़ कर कहती है कि अंकल आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी अभी इस चुजू में आए हैं, चलिए आपको मैं इस पूरी सिटी को घुमा कर दिखाती हूँ। तो वहाँ पर जाते जाते जियोफान के पापा सोचने लगते हैं कि मुझे बहुत सारा चीज उससे पूछना है, लेकिन मुझे इस बात से डर है कि ये चांद आज मुझे नहीं मिलेगा। तो उसके पापा चले जाने के बाद जियोफान शाओकुन की तरफ देखकर सोचने लगता है कि डैड मेरा अगला कदम बहुत ही ज्यादा खूनी होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये देखिए। और तभी शाओकुन वहां से भागने की कोशिश करता है। जियोफान कहने लगते है कि ओह अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तो तभी जियोफान अपनी बिग हैंड की मदद से उसे पकड़ लेता है। तभी शाओकुन चिल्लाने लगता है कि ए ली जियोफान तुम क्या चाहते हो, और जियोफान उसे वही पर पटक देता है जोर से जमीन पर। इधर शाओकुन का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, तो शाओकुन फिर से कहने लगते है कि हे जियोफान तू मुझे नहीं मार सकता है, तू मेरा बैकग्राउंड को नहीं जानता है। तो तभी जियोफान कहता है कि यन शाओकुन हम लोगों के बीच का फाइटिंग इतनी इजीली से खत्म नहीं होगा, हम लोगों के पास अभी भी टाइम है, हम लोग इसे एंजॉय करते करते धीरे से खत्म करेंगे, बाय। ये जियोफान एकदम सैवेज देता है, आज मैं पहली बार इंटरेस्ट लूंगा और उसकी पैर को तोड़ने लगता है। उसके बाद जियोफान मनी मन सोचने लगते कि या शाओकुन तेरे वजह से मेरे पिताजी पिछले जीवन में मारा था और तेरे वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा, उस समय मैंने जो सफर किया है तेरा एक पैर को तोड़कर ये नहीं मैं समझा सकता हूँ तुझे। और फिर शाओकुन को कहते कि चिंता करने की कोई जरूरत है, मैं तुझे इतने आसानी से नहीं मारूंगा। और उसके हाथ में जो एक सिक्का होता है वो उसकी तरफ फेंक कर मारता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक धमाका यानी कि एनर्जी ट्रिप कुछ भी क्रिएट होता है। तो तभी शाओकुन तड़पने लगते हैं, तो उसे देखकर ली जियोफान कहने लगते है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ देकर मारूंगा। और इधर शाओकुन कहने लगती है कि ली जियोफान तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे पेस पर हिट करने की हिम्मत करते हैं। हाँ, और उधर बहुत चिल्लाने लगता है और फिर मनी मन जियोफान सोचने लगते है कि मैं इतनी आसानी से वन हिट में शाओकुन को नहीं मारूंगा, नहीं तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देकर मारना चाहता हूँ कि मैंने जो भूखा है उसका वो भुगतान कर पाए। यह शाओकुन ने मेरे सामने आने की हिम्मत की, इसका मतलब पीछे से उसका कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा है। कौन मेरे खिलाफ आएगा, जो कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। इस दुनिया में जो कोई भी आएगा, अगर पूरा का पूरा दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगा फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ूंगा, और अगर हेवनली रियलम भी मेरे खिलाफ अगर हो जाए तो फिर मैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियोफान अपने पापा के पास चले जाता है। तो वही पर जियोफान अपने पापा को वहाँ पर हजारों फूलों वाली गली का मैटर के बारे में बात करता है। बहुत ही ज्यादा लकी हो कि शू वैली का मुखिया मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगी, ऐसा उन्होंने इसलिए किया, मैंने उन लोगों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को सॉल्व करने के लिए उन लोगों को मदद किया था। और फिर मनी मन सोच लगते कि हाँ मुझे पता है कि मेरा पापा जब ये बात सुनेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा वेट फील होगा इस रीजन को सुनकर, लेकिन मुझे उसे असली सच तो बताना ही होगा। तो गाइस इतना बड़ा वीडियो बनाओ, कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना, और आप लोग अगर ऐसे लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताना। और इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।